नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो जो हमें कलाम का जो माइनर टेस्ट 4 है वो देख रहे थे और अपनी जो है 3 क्लासें हो चुकी है, जिसमें एक साइकोलॉजी की और 2 अपनी जो है ईवीएस की लेवल 1 की हो चुकी है। आज हम जो है साइकोलॉजी की दूसरी क्लास शुरू करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। देखो, ये जो अपना टॉपिक है ना, ये है मूल्यांकन। ठीक है, सबसे जो है ज्यादा जो है क्वेश्चन इसी जो है टॉपिक से आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये आपका साइकोलॉजी के साथ साथ है ना, टीचिंग मेथड में भी है। किस में भी है? हर एक सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो, साइंस मैथ हो या ईवीएस गणित हो लेवल 1 वाला, सब में मूल्यांकन का जो है टॉपिक है। मतलब हर एक टीचिंग मेथड में और साइकोलॉजी दोनों में मूल्यांकन टॉपिक है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वेटेज बनता है वो मूल्यांकन का बनता है और इसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। तो अपन देख चुके हैं कि जो परीक्षा होती है उसके बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें एक होता है विभेदकारिता। मतलब परीक्षण को जिस मतलब बच्चों में जो विभेद करने के लिए किस बच्चे को जो है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, कौन पिछड़ा हुआ है, कौन जो है अच्छा कर रहा है, ये सब जो है उसमें होना चाहिए। मतलब परीक्षा जो है अच्छा और बुरे को जो है, मतलब पिछड़े हुए बालक को और प्रतिभाशाली बालक को अलग अलग करने वाली होनी चाहिए। एक होती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या कहती है कि एक परीक्षण को अलग अलग व्यक्ति भी लेना तो भी रिजल्ट सेम आए। ठीक है, क्या कहना चाहता है वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठता क्या कहती है कि एक ही परीक्षा को अलग अलग व्यक्ति ले फिर भी क्या होना चाहिए, आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, विश्वसनीयता क्या होती है कि एक ही परीक्षा को बार बार लेने पर भी जो है आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, दोनों में अंतर देखो। वस्तुनिष्ठता बोलती है कि एक ही परीक्षा को अलग अलग व्यक्ति ले या अलग अलग जो व्यक्ति मूल्यांकन करे उसका फिर भी जो है रिजल्ट सेम आना चाहिए। और विश्वसनीयता बोलती है कि एक ही परीक्षा को बार बार लिया जाए, यानी कि अनेक अवसरों पर लिया जाए तो भी जो है उसमें जो है समान रूप से जो है रिजल्ट जारी हो या फिर समान परिणाम आए। ठीक है, तो जो परीक्षा की शुद्धता होती है ना, वो होती है उसकी वैधता में। वैधता क्या होती है? वैधता का मतलब हो गया, मैं बता देता हूं वैधता के बारे में। वैधता का मतलब हो गया कि परीक्षण जो है ना या परीक्षा जिस उद्देश्य के लिए बनी है, जिस उद्देश्य के लिए बनी है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है उसकी वैधता। और उद्देश्य पूरा होगा, वैध होगा, तभी उसमें शुद्धता मानी जाती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत क्यों होती है, या फिर जरूरत किसे होती है, ये पूछा है। सबसे पहले उपचारात्मक जो शिक्षण है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उससे पहले होता है निदानात्मक शिक्षण। क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण। जो निदानात्मक शिक्षण या परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है कि किसी बालक होता है जो मंदबुद्धि बालक है या पिछड़ा हुआ बालक है या सामान्य बालक भी क्यों ना हो, उसमें जो अधिगम संबंधी जो आपकी जो समस्याएं हैं उनका पता लगाया जाता है। समस्याएं होती हैं उनका क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। किसका? कारण का पता। किसका पता लगाया जाता है? कारण का पता लगाया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि अधिगम संबंधी जो समस्याएं होती है उनका जो है पता लगाया जाता है, उनके कारण का पता लगाया जाता है। और कारण का पता लगाने के बाद में जो होता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। और इसमें क्या होता है, जो ये जो कारण है ना जिससे समस्याएं आ रही है अधिगमकर्ता को, उसका जो है उपचार किया जाता है, मतलब उनको सुधारा जाता है। तो ये किस प्रकार के बालकों के लिए जरूरी है? तो सबसे पहले मंदबुद्धि बालकों के लिए तो बिल्कुल सही है, फिर पिछड़े बच्चों के लिए तो बिल्कुल सही है। उपचारात्मक मतलब जिनको समस्या आ रही है। और सामान्य बच्चों के लिए तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को सामान्य से ऊपर ले जाना है अपने को। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, ये सबसे बोरिंग टॉपिक और सबसे ज्यादा नंबर वाला टॉपिक है, क्योंकि टीचिंग मेथड में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं और जो आपके साइकोलॉजी में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिगम के लिए आंकलन जिस दृष्टिकोण का प्रयोग करता है वह है। देखो, आंकलन जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो आपका हो गया अधिगम के लिए आंकलन। सॉरी, क्या? अधिगम के लिए आंकलन। अधिगम के लिए आंकलन। अधिगम के लिए आंकलन, जैसा कि आपको जो है यहां पर दिख रहा है अधिगम के लिए आंकलन। एक होता है अधिगम का आंकलन। अधिगम का आंकलन। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो अधिगम के लिए आंकलन और एक अधिगम का आंकलन। जो अधिगम के लिए आंकलन है ना, इसका मतलब है ये रचनात्मक आंकलन है। कौन सा? रचनात्मक आंकलन। ठीक है, इसको भी जानेंगे कि रचनात्मक आंकलन क्या होता है। और जो अधिगम का आंकलन है ना, ये होता है आपका योगात्मक। कौन सा?
योगात्मक, इसको संकलनात्मक भी कहते हैं, लेकिन योगात्मक आंकलन होता है ये। अब दोनों में अंतर देखो। आपको पता है रचनात्मक आंकलन कब होता है? जब जो है सत्र के दौरान मतलब हर दिन जो है एक प्रकार से होता है, चलता रहता है, पूरे वर्ष भर चलता रहता है। सत्र के दौरान मतलब आप जो है बच्चे की जो क्लास होती है उसमें चलता ही रहता है, वो होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, उसको कहते हैं अधिगम के लिए आंकलन। ठीक है, एक होता है योगात्मक आंकलन। ये क्या होता है? वर्ष के अंत में होता है, वर्ष के अंत में होता है, या हम कह सकते हैं एक फिक्स सिलेबस पूरा होने के बाद में होता है। ठीक है, एक फिक्स सिलेबस पूरा होने के बाद में होता है, तो ये होता है अधिगम का आंकलन। अधिगम का आंकलन का मतलब है कि आपने जो है क्या कितना सीखा है। अधिगम का आंकलन मतलब कितना अधिगम हुआ है, आप में कितना सीखा है, उसका आंकलन क्या होता है? योगात्मक आंकलन होता है। और अधिगम के लिए मतलब कि आप जो है सीखने के लिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, समस्या आप में आ रही है, निदानात्मक हो रहा है, उपचारात्मक हो रहा है, तो वो सब होता है रचनात्मक में। ठीक है, सत्र के दौरान। और योगात्मक होता है वर्ष के अंत में, सत्र के अंत में। तो ये जो है अधिगम का आंकलन तो संबंधित होता है योगात्मक से, और अधिगम के लिए होता है रचनात्मक से। तो यहां बात आ रही है के लिए, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगर यहां होता अधिगम का आंकलन तो हो जाता ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु सही क्रम होता है। ठीक है, शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया का सही क्रम जो है आपके सामने ऑप्शन पहला दिया है शिक्षण, दूसरा उपलब्धि परीक्षण, तीसरा निदानात्मक परीक्षण और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? शिक्षण करवाते हैं। कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो सबसे पहले तो आएगा शिक्षण। शिक्षण के बाद में अपन करेंगे उपलब्धि परीक्षण। क्या करेंगे? उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है कि बच्चे ने क्या सीखा, उसकी उपलब्धि क्या है, क्या करेंगे, क्या सीखा बच्चे ने। तो सबसे पहले हम शिक्षण करवाएंगे, फिर बच्चे ने क्या सीखा उसके लिए उपलब्धि परीक्षण करेंगे। और उपलब्धि परीक्षण करने पर अपने को पता चलेगा कि कुछ बालक क्या है, पिछड़े हुए हैं और कुछ को बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। पता तो चलेगा ना कि उपलब्धि परीक्षण करेंगे तो कुछ बालकों की उपलब्धि बहुत ऊंची होगी और कुछ बालक जो उपलब्धि में जो एकदम नीचे होंगे, एकदम पिछड़े और क्या होंगे, मंदबुद्धि बालक होंगे। उसके लिए फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे निदानात्मक परीक्षण। क्यों? क्योंकि अपन पता कर चुके कि निदानात्मक होता है उसमें क्या होता है? कारण का पता लगाया जाता है कि पिछड़े होने का कारण क्या होता है, कारण का पता लगाया जाता है। तो फिर क्या करेंगे? अपन कारण का पता लगाएंगे, और जैसे ही अपने को कारण का पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसका उपचार करेंगे। तो लास्ट में क्या आएगा? उपचारात्मक शिक्षण। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, यदि कोई मूल्यांकन पद्धति किसी निर्दिष्ट निष्पादन मानक के संदर्भ में छात्र के प्रदर्शन का आकलन करती है तो मूल्यांकन की इस पद्धति को इस प्रकार जाना जाता है। क्वेश्चन वापस देखो, और एक बार फिर मैं बता चुका, सबसे हार्ड और सबसे टफ और सबसे बोरिंग टॉपिक है मूल्यांकन, और लेकिन सबसे ज्यादा नंबर इसी में से आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में आते हैं। कारण है कि ये जो है शिक्षण विधियों में भी है और आपका साइकोलॉजी में भी है। तो यदि कोई मूल्यांकन पद्धति किसी निर्दिष्ट निष्पादन मतलब उपलब्धि मानक के संदर्भ में छात्र के प्रदर्शन का आकलन करती है तो मूल्यांकन की इस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें देखो 2 प्रकार के आपके सामने होते हैं। सबसे पहले तो था आपका मानदंड संदर्भित आकलन या मूल्यांकन भी कहते हैं। दूसरा होता है मानक जो है मानक संदर्भित। ये 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर आप मानक देख रहे हो, भले ही ऑप्शन में मानक नहीं है, अगर ये मानक ऑप्शन में आता तो देखो मानक संदर्भित में क्या होता है? इसमें होता है जो है विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना। क्या करना? श्रेणीबद्ध। आपने एक टेस्ट लिया और आप जो है होशियार या कमजोर या फिर जो है प्रतिभाशाली और पिछड़े बालकों को अलग अलग करे हो, तो वो श्रेणीबद्ध करना जो है वो किस में आता है? मानक संदर्भित में। और मानदंड संदर्भित में क्या आएगा कि पहले से कोई मानदंड तय होंगे और उनके आधार पर जो है बच्चों को आप जो है देखोगे कि उनका मूल्यांकन करोगे। तो यहां पर पहले आ रहा है कि मानक के संदर्भ में, तो पहले से मानक या मानदंड कहां तय होते हैं? तो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मानक संदर्भित पूछे तो मतलब विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करते हैं, और मानदंड संदर्भित है उसमें क्या होगा? पहले से कोई मानदंड तय होंगे, मानक तय होंगे, उनके आधार पर जो है विद्यार्थी के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी तकनीक बालकों के गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की नहीं है? गुणात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं मात्रात्मक, जो बाहर से देखकर मतलब गुण, जो मात्रात्मक कौन से होते हैं? जिनको मापा या तोला जा सकता है। और गुणात्मक मतलब ऐसे अवलोकन करके आप उनके गुणों के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले
ठीक है। प्रश्नावली जो होती है उसमें आप जो बालकों के जो गुणात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, और प्रश्नावली आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है खुली प्रश्नावली। कौन सी? खुली प्रश्नावली, जिसमें जो है बालक को कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हो आप, ठीक है, खुला होता है एकदम। एक होती है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में पहले से जो है फिक्स किए हुए, निर्धारित किए हुए ही जो है आप प्रश्न पूछ सकते हो। और फिर होती है एक मिश्रित, जो दोनों का क्या होती है, मिश्र रूप होती है। तो ध्यान रखना, खुली प्रश्नावली में क्या होता है कि बालक को आप जैसा चाहे वैसा प्रश्न पूछ सकते हो। बंद प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि एक फिक्स जो है पहले से किए होते हैं कि ये क्वेश्चन पूछने। और मिश्रित में क्या, दोनों का मिश्रण जो होता है। फिर अवलोकन। अवलोकन यानी देख कर आप उसके गुणों का पता लगाओगे कि ये व्यवहार कैसा कर रहा है, ठीक है, उसका जो है मतलब जो है अनुशासन कैसा है, तो ये भी एक गुणात्मक हो गया। फिर है परिसूची। परिसूची जो है इसमें भी आप जो है बालक के गुणों का अवलोकन करके ही जो है एक सूची बनाते हो, ठीक है। क्या होता है? अवलोकन करके। एक मिनट, अवलोकन करके, ठीक है। ये भी क्या है, अवलोकन पर आधारित है। तो उत्तर हो गया आपका नियत या दत्त कार्य। नियत या दत्त कार्य क्या हो गया? एक प्रकार से होमवर्क हो गया। क्या होमवर्क से आप बालक के गुणात्मक परिवर्तन जान सकते हो? तो बिल्कुल नहीं जान सकते। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि सीसीई में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक आपको हार्ड लग सकता है, फिर बता रहा हूं। सीसी क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पिछली क्लास में हम इसको देख चुके हैं अच्छे से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो बात यहां हो रही है संवेगात्मक कौशल की। संवेग क्या होते हैं? जैसे जो संवेग कौन से होते हैं आपके? डर है, भय, डर हो गया, ठीक है, दुख हो गया, ठीक है, प्यार, नफरत, ये सारे क्या होते हैं? सुख, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? संवेग होते हैं। तो इसमें ये पूछा कि सीसी में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो सबसे पहला डर में कमी करना, तो ये तो देखो डर क्या होता है? संवेगात्मक ही होता है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर आपका परानुभूति में वृद्धि करना, मतलब कोई के प्रति जो लगाव होता है, परानुभूति, उसमें वृद्धि करना, तो ये भी किसी के प्रति लगाव है, एक प्रकार से प्रेम हो गया, तो वो भी क्या होता है? संवेगात्मक होता है, ठीक है। फिर क्रोध में कमी करना, तो क्रोध भी संवेगात्मक ही तो होता है। गुस्सा, क्रोध सब संवेग होते हैं अपने, तो ये भी जो है संवेगात्मक है। तो कौन सा नहीं है? अधिगम में वृद्धि करना। ये जो सीसी में जो है शामिल जरूर है, लेकिन ये संवेगात्मक कौशल नहीं है, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन से होते हैं? कुल मिला के अगर आप एक शॉर्ट वे में बोलें तो ABCD अबसद्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। कौन से क्वेश्चन? अबसद्य वाले। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना, जो अबसद्य वाले क्वेश्चन होते हैं उनके संदर्भ में। सबसे पहला इसमें उत्तर संक्षिप्त व स्पष्ट होता है, तो बिल्कुल एकदम संक्षिप्त यानी कि छोटा और स्पष्ट होता है, क्योंकि ऑप्शन में दिया होता है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर अंकन शीघ्रता व सुगमता से किया जा सकता है, तो आपको पता है आप अबसद्य आराम से चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, बिल्कुल सही बात है। फिर पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का परीक्षण संभव है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अबसद्य या वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन्हीं को आएंगे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है। ये जो है एक प्रकार से बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि आपको ये बोल दे कि गाय पर निबंध लिखो तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, लेकिन गाय का अगर ये बोल दे कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा और 4 ऑप्शन दे दे, क्या फिर आसानी से कर पाओगे? तो ये क्या करता है? पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का परीक्षण करता है। फिर अंकन प्रक्रिया समय लेने वाली होती है, तो ये बात तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अंकन क्या होता है? शीघ्रता से होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को असत्य कथन बताना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है कि मूल्यांकन में शामिल है। मूल्यांकन में क्या शामिल है? मापन शामिल है, बिल्कुल। मूल्यांकन में जो है मात्रात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनको भी जो है शामिल किया गया है। फिर अमापन एक प्रकार से हो गया गुणात्मक परिवर्तन, तो अमापन भी जो होता है, ध्यान रखना। मूल्यांकन का अर्थ कॉपी चेक करने से नहीं है, ये मैं बता दूं। मूल्यांकन का अर्थ अपन जो कॉपियां चेक करते हैं परीक्षा की, उनसे संबंधित नहीं है। मूल्यांकन का अर्थ है जो कॉपियां चेक कर दी उसके बाद में बच्चे का क्या हाल है, कितना पिछड़ा हुआ है, क्या कमियां है, वो होता है मूल्यांकन, ना कि अंक देना मूल्यांकन नहीं है, ध्यान रखना। फिर मूल्य निर्णय, तो ये भी बिल्कुल सही है। मूल्य निर्णय जो होता है, मतलब जो एक बालक है उसमें जो है उसका जो मतलब जो निष्पत्ति गुणांक है, या हम कह सकते हैं उपलब्धि गुणांक है, वो किस हिसाब का उसका मूल्य का निर्धारित, मतलब एक प्रकार से उसको लेवल दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30वां क्वेश्चन देखो,
30वां क्वेश्चन तो जो है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर शिक्षा व्यवसाय में जुड़े लोगों द्वारा रोजमर्रा की समस्या या किसी विशिष्ट समस्या के समाधान हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। बात आ रही है विद्यालय स्तर पर शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा रोजमर्रा की जो समस्या होती है या किसी विशिष्ट समस्या के समाधान हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो आपके टॉपिक में एक ही अनुसंधान है, वह है क्रियात्मक अनुसंधान। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अलग से क्रियात्मक अनुसंधान आपके 2-3 पेज का जो है आपके जो है एक सिलेबस में। और आपको जो है पढ़ने के लिए कोई भी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, जाकर अभी ज्वाइन कर लें और मुझे मैसेज कर दें कि ये चीज चाहिए मुझे, तो मैं आपको जो है वो दे दूंगा। ठीक है, तो विद्यालय से जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो रोजमर्रा में जो समस्या आती है या कोई विशिष्ट समस्या आती है उसके लिए क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। क्योंकि ना तो ऐतिहासिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान तो अपने टॉपिक में ही नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, रोजमर्रा की समस्याओं से बचने का जो है, रोजमर्रा की जो समस्या है उनसे जो है समाधान कैसे हो, इसका जो समाधान होता है वो किससे होता है, क्रियात्मक अनुसंधान से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके निम्न में से कौन सा चरण किसी शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है। ये 2 प्रकार से आता है। ठीक है, दोनों प्रकार में बता देता हूं। सबसे पहले कि चरण का कौन सा शोध किसी अनुसंधान को जो है क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। ठीक है, तो देखो उपकल्पनाओं का निर्माण तो ये तो शोध और क्रियात्मक अनुसंधान दोनों में होती है, सामान्यकरण भी दोनों में होता है, और साहित्य का पुनर्निरीक्षण जो है इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो बात आती है ऑप्शन नंबर 1 में, जो है परिकल्पनाओं के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना। ये जो चीज है ना, ये सिर्फ क्रियात्मक अनुसंधान में पाई जाती है, किसी शोध में नहीं पाई जाती है। तो कोई भी शोध होता है उसको क्रियात्मक अनुसंधान कब कहते हैं, कि परिकल्पनाओं के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करें अपन। सिर्फ ये जो है परिकल्पनाओं के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त रूपरेखा अपन सिर्फ और सिर्फ क्रियात्मक अनुसंधान में ही करते हैं। कई बार क्वेश्चन क्या जाता है, ये तो नहीं दिया होता पहला ऑप्शन, और ये 3 ऑप्शन तो ये दिए होते हैं, और चौथा ऑप्शन ये दिया होता है आपका कि प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन ये ऑप्शन दिया होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। देखो निम्न क्वेश्चन ये आएगा, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो 3 तो मान लो यही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये कि प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। क्रियात्मक शोध में जो अनुसंधान है, क्रियात्मक शोध भी कह सकते हो या क्रियात्मक अनुसंधान है, उसमें अंतिम मूल्यांकन होता है, ध्यान रखना। तो कौन सा जो है चरण क्रियात्मक जो किसी अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, कि प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, और ये नहीं है तो फिर परिकल्पनाओं के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना। कुल मिला के जो मूल्यांकन होता है ना, वही किसी शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यदि 6 से अधिक उम्र का कोई बच्चा किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाता तो उससे शिक्षा के लिए डैश उचित कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाता है। आप जैसे टीचर बन जाओगे तो आपको ये चीजें जो है और क्लियर होती जाएगी कि मान लो 6 से अधिक वर्ष का कोई बच्चा है, वो किसी कारणवश विद्यालय नहीं गया, तो उससे शिक्षा के लिए उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा, किस आधार पर। तो देखो आपने सुना होगा RT, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, जो कब लागू हुआ भारत में, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। और ये जो RT 2009 है ना, ये क्या कहता है कि जो 6 साल का बच्चा वो पहली क्लास में होना चाहिए, 7 साल का दूसरी क्लास में, ऐसे चलता जाना चाहिए। ठीक है, और एक 14 साल का बच्चा होगा वो 8वीं पास करना चाहिए। ये जो है इसका जो है पूरा जो RT एक्ट 2009 है उसमें जो है उम्र के आधार पर कक्षाएं लिखी हुई है। तो एक 6 वर्ष से अधिक का बच्चा है, मान लो कि वो स्कूल ही नहीं गया और वो मान लो 9 साल का हो गया, कितने साल का हो गया, 9 साल का, तब वो मान लो स्कूल गया कि मेरे को एडमिशन दो, तो उसको एडमिशन पहली क्लास में नहीं मिलेगा, उसको 9 जो साल है उसके हिसाब से जो कौन सी क्लास में मिलेगा, चौथी क्लास में। कौन सी क्लास में मिलेगा, चौथी क्लास में, क्योंकि 6 क्लास का बच्चा 6 साल का बच्चा पहली क्लास में होता है, तो 9 साल का बच्चा कौन सी में होगा, आपका चौथी क्लास में होगा, ध्यान रखना। तो उसको क्या उम्र के अनुसार मिलता है। ठीक है, चाहे बच्चा पहली बार स्कूल क्यों ना जाए, अगर वो 9 साल का हो गया और स्कूल कभी नहीं गया तो उसको डायरेक्ट चौथी क्लास में एडमिशन मिलेगा, ना कि पहली क्लास में। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार का है, कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो किस प्रकार का है।
कि ऐसे शब्दों को, देखो प्रश्न दिया हुआ है ये, और पूछा कि ये जो प्रश्न है वो किस प्रकार का है, कि ऐसे शब्दों को रेखांकित कीजिए जो असंगत है। तो यहाँ पर देखो जयपुर, पटना, लखनऊ, तो ये तीन तो जो है किसी राज्य की राजधानी है, और अजमेर इसमें क्या हो गया, असंगत हो गया। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है, क्या ये मिलान रूप का है, तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये एकांतर अनुक्रिया रूप है, एकांतर अनुक्रिया रूप हो गया, मतलब सत्य असत्य प्रकार का, क्या ये इस प्रकार का प्रश्न है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। क्या ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्या जो अभ्यसद दिए हुए हैं इसमें, बिल्कुल नहीं। तो उत्तर क्या होगा, वर्गीकरण रूप, मतलब वर्गीकरण है, मतलब ये तीन तो किसी जो है राज्य की राजधानी है, लेकिन अजमेर नहीं है, एक प्रकार से वर्गीकरण हो गया ये। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वां देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसी फाइल जिसमें विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों को नमूना कार्य पत्रक के साथ व्यवस्थित करके लगाया जाता है, ये प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग फाइल होती है। वापस सुनो, ऐसी फाइल जिसमें विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों को नमूना कार्य पत्रक के साथ व्यवस्थित करके लगाया जाता है, और प्रत्येक विद्यार्थी की क्या होती है, एक अलग फाइल होती है। ठीक है, जो स्कूल होती है ना उसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक होता है ये सिस्टम। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी की एक फाइल होती है जिसमें उसकी फोटो भी लगी होती है, और उसको कहते हैं आप पोर्टफोलियो फाइल। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसमें नमूना कार्य पत्र के साथ जो है व्यवस्थित करके लगाया जाता है, 1 से लेकर 8 क्लास तक की होती है पोर्टफोलियो फाइल, और सभी जो क्लास टीचर होते हैं ना उनको ये दी जाती है कि आप जो अपना मैनेज करें। ठीक है, खास करके जो 3rd ग्रेड के टीचर होते हैं उनको जो है ज्यादा पता होता है कि इसके बारे में, क्योंकि 1 से 8 तक जो है पोर्टफोलियो फाइल बनाई जाती है, प्रत्येक बच्चे की अलग होती है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन है आपका एक, ये भी जो है आपका टीचिंग मेथड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड दोनों में जो है ये टॉपिक है आपके। टीचिंग मेथड में क्वेश्चन क्या है कि जब रसोईया सूप चखता है, मानो कि आप एक सूप होता है ना जो मैगी जैसा बनता है, वो सूप होता है, पानी जैसा ही रहता है वो, तो जब कोई रसोईया यानी कि सूप बनाने वाला सूप को चखता है तब वह डैश है, जब अतिथि सूप चखता है तब वह डैश है। तो आपको पता है रसोईया सूप चखता है, तो रसोईया क्या कर रहा है, सूप बना रहा है और उसको चखता है कि सही बना या नहीं बना। तो ये क्या हो रहा है आपका, क्या है उस दौरान ही हो रहा है, सूप बनाने के दौरान क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है या आंकलन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, उसी दौरान हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रचनात्मक, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि सत्र के दौरान कौन सा होता है, रचनात्मक आंकलन। और जब अतिथि सूप चखता है तो कौन सा होगा, तो अतिथि सूप चखने का मतलब क्या हुआ कि सूप तो बन चुका, अब जिसको देना था उसको दे दिया, जो अतिथि आए उनको आगे रख दिया, अब वो सूप को चखते हैं, तो मतलब काम पूरा हो चुका, अब सूप को चख रहे हैं। सूप बनने के बाद तो होता है योगात्मक, सत्र के अंत में होता है, सिलेबस के अंत में होता है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। जब कोई रसोईया सूप चखता है तो रचनात्मक आंकलन, क्योंकि ये सत्र के दौरान किया जाता है, मतलब सूप बन रहा है उसी दौरान हो रहा है। और जब अतिथि सूप चखता है तो मतलब सूप तो बन चुका, अब जाके आगे परोस दिया गया, अब वो चखता है तो वो गया, मतलब पूरा जो अंत में जो आंकलन होता है उसको योगात्मक कहते हैं। तो उत्तर हो गया रचनात्मक एवं योगात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन अभी ऊपर करके आए अपन, बालक के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार, जिसको जो है क्या कहते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 RT 2009, ये जो है देश में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं बताइए। सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं, लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स। और लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि आपने जो कुछ सीखा है उसके रिजल्ट क्या है, उसके आउटकम्स क्या है। तो ये एक अल्पकालीन प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, एक अल्पकालीन प्रक्रिया है, बिल्कुल एक निश्चित समय के दौरान ही जो है आपके सीखने के प्रतिफल का निर्धारित किया जाता है। ये सरल रेखीय प्रक्रिया है, बिल्कुल। और ये एक प्रकार के जांच बिंदु है, तो बिल्कुल आपने क्या सीखा इस प्रकार की जांच की जाती है, तो एक प्रकार के जांच बिंदु है, तो उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त। सभी ध्यान से इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक उपलब्धि परीक्षण, ये कथन है, और कथन आपको जो है ज्यादा याद तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेन कथन आपको याद होने चाहिए। उसमें से एक ये भी है कि एक उपलब्धि परीक्षण ये ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बालक ने क्या तथा कितना सीख लिया। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, ये ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि बालक ने क्या व कितना सीख लिया। और ये बात आपकी किसने कही, सुपर को। तो ऐसे कैसे याद रखोगे कि कोई बालक उपलब्धि हासिल कर लेता है ना, तो वो क्या हो जाता है, सुपर हो जाता है, बहुत ऊपर हो जाता है। ठीक है, उस हिसाब से जो है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39वां कहता है कि परीक्षण के स्वरूप निर्माण में किया जाता है। परीक्षण के स्वरूप निर्माण से एक प्रकार से कह सकते हो ब्लूप्रिंट निर्माण में, जो आपके ब्लूप्रिंट होते हैं ना उसका स्वरूप होता है, वो कि जो है परीक्षण का जो स्वरूप निर्माण होता है, हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट निर्माण होता है। उसमें क्या ध्यान दिया जाता है, तो सबसे पहले
उद्देश्यों की दृष्टि से अंक बार, बिल्कुल किस उद्देश्य से हम प्रश्न दे रहे हैं उसका अंक बार, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष का जो है मूल्यांकन करने के लिए दे रहे हैं, या भावात्मक पक्ष का जो है मूल्यांकन करने के लिए दे रहे हैं, या अवबोध स्तर का, ज्ञान स्तर का, किस स्तर का जो है विश्लेषण स्तर का, संश्लेषण स्तर का, किस स्तर का जो है अपन जो है जांच करने के लिए जो क्या है अंक दे रहे हैं वो निर्धारित करते हैं। तो बिल्कुल उद्देश्यों को ध्यान में रख के जो है दृष्टि से जो है अंक बार देते हैं। फिर विषय वस्तु की दृष्टि से अंक बार, तो ये भी बिल्कुल सही है, जो विषय वस्तु है आपकी उसके जो है दृष्टि से भी जो अंक बार दिया जाता है, क्योंकि जो है क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग अंक दिए जाते हैं। फिर प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंक बार, तो ये भी बिल्कुल सही है, जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो 1 नंबर के होंगे, और आप जैसे अगर किसी में जो है आप विश्लेषण का जो है जांच करना चाहते हो तो उसको एक निबंधात्मक या जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न देते हो तो वो 2 या 3 नंबर या 5 नंबर के भी दे सकते हो, 4 नंबर के भी दे सकते हो, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर छात्रों की रुचि के अनुसार अंक बार, तो ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि छात्रों की रुचियां अलग अलग होती है, तो एक ही प्रश्न पत्र में आप छात्रों की रुचियों का ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि सभी छात्रों की रुचियां अलग अलग होती है। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन माइनर टेस्ट 4 का, कि निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है। तो अपन बात कर चुके कि निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, समस्याओं का कारणों का पता लगाया जाता है, जो समस्या होती है उसके कारण का पता लगाया जाता है। तो देखो अधिगम कठिनाइयों में कारणों का पता लगाने में तो बिल्कुल सही है, फिर अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में तो देखो कारणों का पता होगा तभी तो दूर होगी। हालांकि इसके लिए जो उपचारात्मक शिक्षण लिया जाता है, लेकिन उसका आधार क्या होता है, उसका आधार निदानात्मक होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए तो बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये आज के आपके 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो माइनर टेस्ट 04 यानी कि चौथा माइनर टेस्ट हुआ था कलाम का, रीट का, पात्रता का ऑफलाइन, उसके सॉल्यूशन थे मनोविज्ञान के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। और आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, जाकर जुड़ सकते हो। ये मूल्यांकन टॉपिक सबसे ज्यादा नंबर वाला टॉपिक होता है, क्योंकि ये शिक्षण विधि और जो आपका साइकोलॉजी दोनों में आता है। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।